नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रशासकीय प्रतिवेदन के अब लास्ट पड़ाव में हैं। हम आज का हमारा लेक्चर दोस्तों लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य को डिस्कस करेंगे जो पंचायत अनुभाग से संबंधित इंपॉर्टेंट स्कीम है या अभियान है। इन सभी मुद्दों पर दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा रहने वाला है आज का, तो ध्यान से पढ़ना है इसको दोस्तों। देखिए, पहला टॉपिक आज का पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण। ठीक, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के बारे में हमको पढ़ना है। मतलब ऐसे क्षेत्र जो दूर दराज में रहता हो, ऐसे क्षेत्र हमको क्या करना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा, वो भी सर्वांगीण विकास। छोटा मोटा विकास नहीं करना है, वहां सर्वांगीण विकास करना है। तो इसके लिए प्राधिकरण का गठन करना होगा। इस प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो 2012 में पहली बार, फिर से इसे पुनर्गठित किया गया बाद में। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण अंचलों की बात हो रही है, ग्रामीण अंचल की ना, यह ग्रामीण अंचलों की बात होगी, क्योंकि दोस्तों ये ग्रामीण विकास से संबंधित योजना है। हम सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र की बात करेंगे, न कि शहरी क्षेत्र की। ठीक, तो ग्रामीण अंचलों के त्वरित एवं सर्वांगीण विकास करना है। क्या? त्वरित एवं सर्वांगीण विकास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब वर्तमान में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके साथ तालमेल बैठाना पड़ेगा, समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। ठीक ना? तो वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था के साथ समन्वय स्थापित करके, ठीक ना, समन्वय स्थापित कर स्थानीय महत्व एवं तात्कालिक आवश्यकता के छोटे छोटे विकास कार्य की स्वीकृति के लिए, मतलब ऐसे विकास करना है जो स्थानीय महत्व का हो। ग्रामीण अंचल में हमको जो विकास करना है ना, वो स्थानीय महत्व का होना चाहिए एवं आवश्यकता होना चाहिए। तो छोटे छोटे ऐसे आवश्यक विकास कार्य करने होंगे। तो छोटे छोटे विकास कार्य की स्वीकृति देने के लिए वर्ष 2012 में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण का क्या किया गया है? गठन किया गया है। अब ये जो प्राधिकरण है ना, ये विकास कार्य को क्या देता है? स्वीकृति देता है। बस इतना याद रखना है। इसका गठन हुआ था 2012 में, और यह ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों जो स्थानीय महत्व के हैं या छोटे छोटे जो विकास कार्य हैं, इन सभी विकास कार्यों को क्या देता है? स्वीकृति देने का क्या करता है? कार्य करता है जी। गठन 2012 में। ठीक, दिनांक जुलाई 2024 को इसे पुनर्गठित किया गया है। इस प्राधिकरण को पुनर्गठित कब किया गया? तो पिछले साल 2024 में, जुलाई 2024 में इस प्राधिकरण को रीऑर्गेनाइज किया गया। रीऑर्गेनाइज्ड, ठीक, पुनर्गठित किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु 80 करोड़ का बजट है। इसमें 80 करोड़ का बजट, इसके लिए 80 करोड़ का बजट दिया जाता है। 80.06 करके याद रखना, मोटे तौर पे 80 करोड़। योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनवरी 2025 तक 591 कार्यों की स्वीकृति किया गया है। इसमें 591 के कार्य हेतु 40 करोड़ जारी किया गया है। देखिए, इसके लिए बजट आया था 80 करोड़ लगभग ना, 80 करोड़ याद करना है, 80.06 है, लेकिन 80 करोड़ याद रखना है। जनवरी 2025 तक इस प्राधिकरण के द्वारा 591 कार्य स्वीकृति दिए गए हैं। उसके लिए कितने खर्च हो चुके हैं? तो 40 करोड़ लगभग। ठीक, 40 करोड़ लगभग क्या हो गया है? खर्च हो गए हैं। ठीक, इस समझ में आ गया हो। अब हम पढ़ते हैं स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना। स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना पे हम बात करते हैं। बात हो रही है दोस्तों युवा की, यहां बात हो रही है किसकी? तो युवा। तो युवा के कार्यबल को बढ़ाना है, उसका प्रोत्साहन करना है, उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी इंप्रूव करना है। ठीक, उसको स्वावलंबन बनाना है। इसी के लिए दोस्तों स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना लाया गया था। ठीक, क्या है? देखिए, इसका मतलब युवा शक्ति को ना, युवा शक्ति को राष्ट्र के विकास में अवसर प्रदान करने के लिए, यदि आप नेशन बिल्डिंग में अपना योगदान देना चाहते हैं, ये आपके लिए योजना है। नेशन बिल्डिंग में, राष्ट्र निर्माण में
युवा शक्ति को कैसे उपयोग किया जा सके, उसके लिए योजना है। राइट, युवा शक्ति को राष्ट्र के विकास में अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में यह योजना लागू की गई है। यहां से क्या याद रखना, स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना ग्रामीण अंचल में लागू होता है, ना कि शहरी अंचल में। कौन से क्षेत्र में लागू होता है, तो ग्रामीण क्षेत्र में लागू होता है। क्या है इसका उद्देश्य, तो जो युवा शक्ति है ना, उसको नेशन बिल्डिंग में, राष्ट्र के विकास में अवसर प्रदान करना है जी। क्या अवसर प्रदान करना है, ठीक। इस योजना में होता क्या है, इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग को याद रखना है। तो इसमें कौन से युवा शामिल होते हैं, इस योजना के लाभार्थी कौन से हैं, तो ऐसे युवा या ऐसे यूथ जिसका आयु 15 से 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक। क्या, तो 15 से 35 वर्ष सम्मिलित होंगे। ग्रामीण युवाओं में सामाजिक नेतृत्व का विकास करना है। ग्रामीण युवाओं में दोस्तों सामाजिक नेतृत्व का विकास करना है। पहला, विकसित करने, आधुनिक संचार सुविधाओं की पहुंच बनाने। आधुनिक संचार सुविधाओं की पहुंच मतलब मोबाइल से पहुंच, इंटरनेट से पहुंच, वाईफाई से पहुंच, क्या है, संचार सुविधा है। तो संचार सुविधा से पहुंच बनाने दूसरा है इसका उद्देश्य। तीसरा, युवाओं के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु, तो युवा के जो व्यक्तित्व है ना, उस व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास करना है, पर्सनालिटी का डेवलप करना है। सर्वांगीण विकास हेतु उपयुक्त वातावरण निर्मित करना है। उपयुक्त वातावरण क्या करना है जी, निर्मित करना है। तथा युवाओं के बीच एकता की भावना विकसित करना है। ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं के बीच एकता की भावना क्या करना है, विकसित करना है। उसके लिए क्या योजना है, तो स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना है, विकसित करना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह बात को याद रखना है जी। योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ का बजट है, 24-25 में बजट था तो 12 करोड़ का बजट है, ठीक ना, जिसके 2 करोड़ का आवंटन किया गया है, तो 12 करोड़ का बजट था 2024-25 में। तो मोटे तौर पर याद रखना है इस योजना को, स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना, तो युवा को प्रोत्साहित करना है, उसके सामाजिक नेतृत्व की भावना पैदा करना है, युवाओं के बीच एकता की भावना का विकास करना है, ठीक ना, जो संचार सुविधा है वहां तक पहुंच सुनिश्चित करना है, युवाओं को व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है, युवा शक्ति को राष्ट्र विकास में दोस्तों अवसर प्रदान करना है जी। लेकिन इस युवा शक्ति में दोस्तों आयु वर्ग, कौन से आयु वर्ग के पात्र होते हैं, तो ऐसे युवा जिनका आयु 18 से 35 वर्ष तक है। कितना, 18 से 35 वर्ष तक है, ऐसे युवा इसमें क्या होते हैं, पात्र होते हैं, ठीक ना, ठीक। ऐसे युवा इसमें क्या होते हैं, पात्र होते हैं। चलिए अब हम पंचायतों के अंकेक्षण पे व्यवस्था पे बात करते हैं, ऑडिटिंग सिस्टम पे बात करते हैं, ठीक। क्या है ऑडिटिंग सिस्टम, देखिए वित्तीय संसाधनों का समुचित उपयोग, मतलब स्थानीय क्षेत्र में दोस्तों जो वित्तीय संसाधन उसका सही उपयोग हो, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सही उसका यूज होना चाहिए, सही जगह पे यूज होना चाहिए। इसके लिए ऑडिटिंग करने की आवश्यकता होती है, ठीक ना। इसके लिए अंकेक्षण की व्यवस्था करना आवश्यक है क्योंकि सही उपयोग हो सके संसाधन का। तो वित्तीय संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए पृथक एवं स्वतंत्र ऑडिट दल, तो पृथक है एवं स्वतंत्र ऑडिट दल के गठन का अधिनियम में प्रावधान है। तो पंचायती राज व्यवस्था जब पढ़ेंगे आप तो उसमें दोस्तों एक पृथक एवं स्वतंत्र ऑडिट दल होता है, इसका प्रावधान है अधिनियम में, ठीक है, जो समीक्षा करता है, ऑडिटिंग करता है। इसके लिए ऑडिटर का पद भी होता है, ठीक, प्रावधान है, गठन का प्रावधान है। पंचायतों के लेखाओं का, पंचायतों जो लेखा विवरण है उन लेखाओं का आंतरिक अंकेक्षण, आंतरिक अंकेक्षण इंटरनल ऑडिटिंग पंचायत संचालनालय द्वारा कराया जाता है। तो इंटरनल जो ऑडिटिंग है, आंतरिक अंकेक्षण किसके द्वारा कराया जाता है, तो पंचायत संचालनालय द्वारा कराया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। पंचायतों के लेखाओं का आंतरिक अंकेक्षण करने के लिए जिला स्तर पर जिला अंकेक्षक एवं उप अंकेक्षकों का पद स्वीकृत है। तो जिला स्तर पर 2 पद स्वीकृत है। एक पद क्या है, जिला अंकेक्षक का, डिस्ट्रिक्ट ऑडिटर का। एक पद क्या है जी,
जिला अंकेक्षक, इसी को कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट ऑडिटर, ठीक ना। और दूसरा पद उप अंकेक्षकों का, मतलब डिप्टी ऑडिटर, मतलब जिला स्तर पर 2 पद स्वीकृत हैं, ठीक। इसके अतिरिक्त जनपद स्तर पर एक एक वरिष्ठ आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी होंगे। तो जनपद स्तर पर दोस्तों एक एक वरिष्ठ आंतरिक लेखा परीक्षण होंगे और करारोपण अधिकारी होंगे, ठीक। 20 से 30 पंचायतों को मिलाकर 20 से 30 पंचायतों पर एक एक आंतरिक लेखा परीक्षण होंगे, एक एक आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी होंगे। एवं 5 से 6 पंचायतों पर एक एक सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण। अब 5 से 6 पंचायत की बात करेंगे, उसमें सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण होंगे। सहायक शब्द को याद रखना है, छोटा है 5 से 6 मतलब सहायक काम करेंगे, तो सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी के पद स्वीकृत हैं। तो ये पद हैं दोस्तों जिला स्तर पे, जनपद स्तर पे 20 से 30 पंचायतों पर और 5 से 6 पंचायतों पर अंकेक्षण की जो सिस्टम है, व्यवस्था है, इसमें ऑडिटर होते हैं, अलग अलग पद स्वीकृत होते हैं। इसके माध्यम से ये ऑडिटिंग क्यों किए जाते हैं, ताकि दोस्तों पंचायत में पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जा सके और उत्तरदायित्व को बढ़ाया जा सके। तो उत्तरदायित्व को बढ़ाने के लिए, पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए ऑडिटिंग की जाती है, ठीक। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, पंचायतों में करारोपण अनिवार्य कर, ऐच्छिक कर तथा सेवा शुल्क। अब देखिए, पंचायतों को भी दोस्तों अपना क्रियाकलाप करना है, वो भी एक संवैधानिक संस्था है, तो उनके भी कुछ आय के स्रोत होंगे ना, तो कहां से आय होगा उनका, तो कर लगाएंगे। ये कर ऐच्छिक भी हो सकते हैं, अनैच्छिक भी हो सकते हैं, मतलब कुछ अनिवार्य कर होते हैं, कुछ ऐच्छिक कर होते हैं, कुछ सेवा शुल्क होते हैं, ठीक। यहां से अपना आय अर्जित करते हैं ये संवैधानिक संस्था त्रिस्तरीय पंचायत। तो देखिए, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 77 की उपधारा 1 के तहत अनिवार्य कर एवं वैकल्पिक कर, इसी को ऐच्छिक कर भी कहा जाता है। तो एक अनिवार्य कर का प्रावधान है एवं वैकल्पिक कर का प्रावधान है। अन्य फीस संग्रहण, अन्य फीस ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र के अंतर्गत आरोपित करने का प्रावधान है। अपने क्षेत्र के अंतर्गत आरोपित करने का क्या है जी, प्रावधान है। ये बात को नहीं भूलना है, ठीक ना, ठीक। चलिए, अनिवार्य कर कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, याद रखना है। कंपलसरी टैक्स कितने होते हैं, मैंडेटरी टैक्स, तो 6 मैंडेटरी टैक्स होते हैं। क्या क्या, तो संपत्ति पर कर मैंडेटरी टैक्स है, प्रकाश कर मैंडेटरी टैक्स है, वृत्ति कर मैंडेटरी टैक्स है, बाजार फीस, पशु पंजीयन फीस और संडास सफाई, ये अनिवार्य कर है ग्राम पंचायत के, ठीक। वैकल्पिक कर क्या क्या होते हैं, तो जल कर वैकल्पिक कर है, जल निकास कर वैकल्पिक कर है, गल्ला लाइसेंस वैकल्पिक कर है, और अन्य कर दोस्तों वैकल्पिक कर में आते हैं। अन्य फीस क्या क्या होते हैं, तो तालाब को लीज में दिया जा सकता है। जैसे तालाब को मत्स्य पालन के लिए, मछली पालन के लिए किसी ठेकेदार को लीज में दिया जाता है, ये इससे आय का इनकम जनरेट हो रहा है ना, पंचायत के पास हो रहा है ना, ठीक। काजी हाउस मतलब गाय के लिए जेल होता है जी, जैसे कोई ऐसी गाय वाय कहीं चल रहे हैं तो उसको काजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। अब तो धीरे धीरे इसका प्रचलन कम होते जा रहा है। पहले समय में काजी हाउस बहुत चलता था, किसी गाय को अंदर कर दिया जाता था, फिर बदले में पैसे लेकर उसको छोड़ा जाता था। तो पशु मालिक आते थे, पैसे देते थे 100-50 रुपए, फिर उस गाय को ले जाते थे, ठीक ना। तो काजी हाउस पर इस पे पैसा कमाते थे पंचायत। भवन किराए को दिया जा सकता है, अतिरिक्त भवन का निर्माण होता है पंचायत में। अन्य आय भी होते हैं। सेवा शुल्क क्या क्या होते हैं, तो दोस्तों ग्राम पंचायत या कोई भी पंचायत आपको कुछ सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अब आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो बदले में कुछ शुल्क लेंगे ना, उसी को सेवा शुल्क कहा जाता है। जैसे क्या क्या सेवा, निवास एवं जाति आय प्रमाण पत्र बनाएंगे, जैसे 5वीं 6वीं बच्चों के लिए निवास एवं जाति प्रमाण पत्र पंचायत बनाता है, ठीक ना। तो निवास एवं जाति आय प्रमाण पत्र, नामांतरण उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, विद्युत एवं आय प्रयोजन अनापत्ति प्रमाण पत्र, भवन निर्माण के लिए अनुमति लेना हो तो आपसे पैसा लेगा,
भूमि क्रय विक्रय करना, नामांतरण फौती का काम हो तो भी आपसे पैसे लिया जा सकता है। पंचायत की अनुज्ञा के बिना अपराधिकृत निर्माण एवं नियमितीकरण, इस पे पैसे लिया जा सकता है। होटल ढाबा मोटर गाड़ी मरम्मत के लिए अनुमति लेने के लिए, नवीनीकरण, ठीक है ना, पाइप द्वारा जल प्रदाय आवेदन शुल्क एवं अन्य आवेदन फीस हो जाता है। कोई भी आवेदन करेंगे तो उसके लिए फीस आपसे अधिरोपित किए जा सकते हैं। ठीक, ये दोस्तों कर है पंचायत के, याद रखना है। अब इसको पढ़ना है। ये है आपका छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी योजना। क्या जी? छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी योजना। दो योजना नहीं बोल सकते इसको, छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम है ये ना, छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। आपसे पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब बना था? तो 2011 में बना था। कब? तो 2011 में। एक क्वेश्चन यहां से। दूसरा देखिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अनुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत जिसी को संचालनालय द्वारा, संचालनालय कहा जाता है, द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय सीमा सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी, सक्षम अधिकारी एवं अपीली अधिकारी का पदनाम निम्नानुसार है। देखिए, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा कुछ सेवा प्रदान किए जाते हैं। किस अधिनियम के तहत? तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा आपको कुछ सर्विस दिए जाते हैं। ये सर्विस देने वाले कौन होते हैं? तो ग्राम स्तर पे सचिव होंगे और इसके लिए सक्षम अधिकारी होंगे, एसडीएम, अनुभागीय अधिकारी। यदि ये दोनों अच्छे से कार्य नहीं करते हैं तो आप कलेक्टर के पास अपील कर सकते हैं। तो इसके लिए अपीली अधिकारी होते हैं कलेक्टर। तो इस अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी कौन होंगे जी? तो एसडीएम होंगे, अनुभागीय अधिकारी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत सक्षम अधिकारी कौन है पूछेगा आपसे? तो अनुभागीय अधिकारी है। अपीलीय प्राधिकारी कौन है पूछेगा? तो कलेक्टर है। इस अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकारी कलेक्टर। और इसके लिए दोस्तों पदभी सेवा प्रदान करने वाला कौन होगा? तो ग्राम पंचायत के सचिव ही सेवा प्रदान करता है। देखिए क्या क्या सेवा प्रदान करता है, समझते हैं। क्या क्या सेवा? ये सेवा के नाम है, सर्विस के नाम है दोस्तों, निकाय प्राधिकरण के नाम है ग्राम पंचायत। सबके सब ग्राम पंचायत है। ये शक्ति ग्राम पंचायत को दिया गया है। किसके द्वारा? तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा ये पावर ग्राम पंचायत को दिए हुए हैं। क्या क्या सेवा छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा प्रदान की जाती है? क्या क्या सेवा प्रदान की जाती है इस अधिनियम 2011 के अनुसार? तो जन्म या मृत्यु का पंजीयन करना हो, जन्म का या मृत्यु का पंजीयन करना हो ना, तो कौन करेगा? तो ग्राम पंचायत के सचिव करेगा। कौन? सचिव। कितने दिवस के भीतर हो जाना चाहिए? तो 7 दिवस के भीतर, याद रखना है। मान लो सचिव अच्छे से काम नहीं करता है तो इसके लिए सक्षम अधिकारी कौन है? तो अनुभागीय अधिकारी, एसडीएम है। अगर ये दोनों काम नहीं करते हैं, 7 दिनों के भीतर नहीं किया, तो आप अपील कर सकते हैं कलेक्टर से। तो अपीली अधिकारी कौन है? कलेक्टर। कलेक्टर क्या है? अपीली अधिकारी है। ठीक। विवाह का पंजीयन कराना हो तो दोस्तों विवाह का पंजीयन ग्राम पंचायत में होता है। कितने दिनों के भीतर होता है? तो 7 दिवस के भीतर होता है। कौन होता है? संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव। इसके लिए क्या होते हैं? सेवा प्रदान करते हैं। सचिव ही विवाह के लिए पंजीयन करता है। सक्षम अधिकारी कौन है इसके लिए? तो अनुभागीय अधिकारी, याद रखना है। अपील किसके पास कर सकते हैं? कलेक्टर के पास। यदि आपको जन्म प्रमाण पत्र जारी करना है या मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना है तो कहां होगा? ग्राम पंचायत में होगा। यदि आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना है या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है तो कहां से बनेगा? तो ग्राम पंचायत। कौन ये सेवा देता है, सर्विस देता है? तो सचिव देता है। कौन देता है? सचिव। कितने दिनों के भीतर? तो 7 दिनों के भीतर, याद रखना है, 7 दिनों के भीतर। ठीक। सक्षम अधिकारी वही है कलेक्टर, अनुभागीय अधिकारी, और अपीलीय अधिकारी कौन है? कलेक्टर है। यदि आपको भवन निर्माण या मरम्मत करने का अनुमति लेना है तो किससे लेना पड़ेगा? ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत से। कितने दिनों के भीतर अनुमति दिया जा सकता है? तो 30 दिनों के भीतर। कौन देगा? तो सचिव। अनुभागीय अधिकारी है, कलेक्टर है। ठीक।
ग्राम पंचायत के दोस्तों यदि आपको नल कनेक्शन करवाना है, नल कनेक्शन पाइपलाइन से आपको नल कनेक्शन टेप नल बनवाना है अपने घर में, तो कौन कर सकता है ये सर्विस? 30 दिनों के भीतर आपको दिया जाएगा सचिव के द्वारा, सक्षम अधिकारी, अनुभागीय अधिकारी, कलेक्टर से अपील। यदि ग्राम पंचायत दोस्तों स्ट्रीट लाइट लगवाना है, स्ट्रीट लाइट बल्ब एवं ट्यूबलाइट को बदलना है, तो कितने दिनों के भीतर हो जाना चाहिए? 7 दिनों के भीतर। इसके लिए कौन सेवा प्रदान करता है ऐसा? तो सचिव जी, सक्षम अधिकारी सब सेम है, कलेक्टर अपील अधिकारी। यदि आवश्यक साफ सफाई व्यवस्था करना है, साफ सफाई की व्यवस्था करना है, तो 5 दिवस के भीतर व्यवस्था होना चाहिए। कौन है? संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव, वो सेम है। यदि गरीबी रेखा प्रमाण पत्र जारी करना है, बीपीएल जारी करना है, तो कहां होगा? ग्राम पंचायत में। कौन करता है? 7 दिवस के भीतर दोस्तों सचिव ही इसके लिए उत्तरदायित्व होता है। सक्षम अधिकारी एसडीएम है, कलेक्टर से अपील कर सकते हैं। यह दोस्तों लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत ये सर्विस दिए जाते हैं। इसके तहत संबंधित जो पदविहित अधिकारी है वो सचिव है सेवा प्रदान करने वाला, सक्षम अधिकारी एसडीएम है, और अपीलीय प्राधिकारी कौन है? कलेक्टर है इस अधिनियम के तहत। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पंचायत विभाग के द्वारा दोस्तों कुछ ना योजना है जी। क्या है? योजना। तो कुछ योजना को हम पढ़ते हैं। क्या योजना है? कुछ योजना है। पहला योजना हम बात करते हैं श्रद्धांजलि योजना की। क्या हो गया? पहली योजना हम बात करते हैं दोस्तों श्रद्धांजलि। अब श्रद्धांजलि दोस्तों मृत्यु से संबंधित है। किससे संबंधित है? मृत्यु से। मान लो आपके पालक के माता या पिता का मृत्यु हो जाता है, तो इसके लिए आपको 2000 रुपए सहायता राशि दिया जाता है 24 घंटे के अंदर। ठीक ना, चलिए मोटे तौर पे याद यही रखना है, लेकिन यहाँ पर बता देता हूँ। श्रद्धांजलि योजना राज्य शासन द्वारा जुलाई 2016 से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए श्रद्धांजलि योजना लागू की गई है। यहाँ से क्या याद रखना है? जो श्रद्धांजलि योजना है ना, ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। कब से लागू है? तो जुलाई 2016 से। ठीक, जुलाई 2016 को नहीं भूलना है, और ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है, ये नहीं भूलना है। ठीक, क्यों लागू है? तो ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत, ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत होना चाहिए, शहरी क्षेत्र में नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत ऐसे परिवार जो सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011, सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार स्वतः शामिल है। मतलब दोस्तों ऐसे परिवार जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी है ना, वे लाभार्थी इस योजना के भी लाभार्थी रहेंगे। ऐसे मोटे तौर पर याद रखना। मतलब वे परिवार जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी हैं या हितग्राही हैं, वही दोस्तों इसके तहत भी हितग्राही होते हैं, लाभार्थी होते हैं। सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार स्वतः शामिल सूचकांक के आधार पर, स्वतः शामिल सूचकांक के आधार पर गरीब परिवार के रूप में शामिल है। क्या? गरीब परिवार के रूप में शामिल है। ऐसे परिवार जो किसी न किसी वंचन सूचकांक में शामिल है। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, कुपोषण के क्षेत्र में वो 7 वंचन होते हैं ना, 7 वंचन सूचकांक में शामिल है, वे परिवार भी इसके तहत क्या होते हैं? लाभार्थी होते हैं। ठीक, इस योजना से लाभान्वित होंगे तो इसके लाभार्थी कौन होते हैं? तो वे परिवार जिसका 2011 मतलब सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना 2011 में उसका नाम हो। ठीक ना, वे इसके हितग्राही होंगे, लाभार्थी होंगे। और 7 वंचन जो सूचकांक है उसमें शामिल हो, वे इसके लाभार्थी होते हैं। ठीक, अब क्या होता है इस योजना के तहत? देखिए, योजना के अंतर्गत परिवार के मुखिया या कमाऊ सदस्य की, किसके? तो परिवार के मुखिया या कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर, परिवार के मुखिया या दोस्तों या कोई कमाऊ सदस्य का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। तो मृत्यु होने पर 24 घंटे के भीतर, कितने घंटे के भीतर? 24 घंटे के भीतर मृतक के अंतिम संस्कार के लिए, मृतक के अंतिम संस्कार के लिए मृतक के परिवार को 2000 रुपए तत्काल एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्राप्त करने की पात्रता होगी तो एकमुश्त कितना राशि दिया जाता है? सहायता राशि। तो 2000 याद रखना है परिवार के सदस्य को। ठीक, मृतक परिवार को सहायता राशि तत्काल उपलब्ध कराने का दायित्व ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव का याद रखना।
अभी जो वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मृतक के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना है तो इसके लिए उत्तरदायित्व किसके पास है? तो ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव के पास है उत्तरदायित्व, वही उपलब्ध कराएंगे। ठीक, वित्तीय वर्ष 2024-25 योजना के अंतर्गत प्रावधानित राशि 5 करोड़ इसके तहत निर्धारित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाएगा। 23-24 वाला वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजना के अंतर्गत प्रावधानित राशि रुपए 5 करोड़ प्रावधानित था। कितना खर्च हुआ है तो नहीं बताया गया है। ठीक ना, तो इसके तहत बजट कितना आता है? श्रद्धांजलि योजना के तहत 5 करोड़ बजट पास किया जाता है, बस इतना याद रखना है। ठीक ना, तो लाभार्थी कौन होंगे दोस्तों? तो ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, मतलब जनगणना 2011 में उसका सूचकांक है और 7 सूचकांक में वो शामिल हैं, तो ऐसे परिवार के दोस्तों हेड सदस्य, मुख्य सदस्य या कमाऊ सदस्य का मृत्यु हो जाता है तो उस परिवार को ग्राम पंचायत की तरफ से 2000 रुपए अंतिम संस्कार के लिए दिया जाता है सहायता राशि। कौन सक्षम होते हैं देने के लिए? इसके लिए तो सरपंच और सचिव का जवाबदारी होता है जी। ठीक ना, ठीक, तो दिक्कत इसमें नहीं है ना। चलिए अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायतों को मूलभूत कार्यों के लिए अनुदान। अब ग्राम पंचायतों के लिए कुछ मूलभूत कार्यों के लिए अनुदान दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 49, धारा 49 में ग्राम पंचायत के दोस्तों कार्य है, कर्तव्य है, क्या क्या कार्य होंगे ये सब बताया गया है। 49 के अंतर्गत बने प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायतों को मूलभूत कार्यों के संपादन का दायित्व सौंपा गया है। तो मूलभूत कार्यों के संपादन का दायित्व सौंपा गया है। ग्राम पंचायत के पास क्या क्या कार्य होंगे, क्या क्या कर्तव्य होंगे, ये धारा 49 में सौंपा गया है। ठीक, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य द्वितीय वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत, तो कौन से वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत? तो याद रखना है द्वितीय वित्त आयोग के अनुशंसा के तहत इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को वर्ष 2011 की जनसंख्या के मान से, तो कौन से जनसंख्या के मान से? 2011 की जनसंख्या के मान से प्राप्त राशि का आवंटन किया जाता है। योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाला वर्ष 2024-25 में 230 करोड़ का बजट प्रावधान था 230 करोड़ का, जिसके विरुद्ध राशि रुपए 160 करोड़ के क्या हो गया? आवंटन हो गया है। किसके अकाउंट में जाता है? तो समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जारी किया जाता है। इस योजना के तहत दोस्तों अनुदान 230 करोड़ मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिया जाता है। ये दोस्तों साफ सफाई के लिए, उसके कर्तव्य के निर्वहन के लिए दिया जाता है। ठीक ना, मतलब जो भी धारा 49 में दिया गया, इस धारा 49 को इंप्लीमेंट करने के लिए जो कर्तव्य सौंपे गए हैं पंचायत को, उन कार्य को करने के लिए ये सहायता राशि अनुदान दिया जाता है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंदों के लिए अनाज व्यवस्था। अब ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों कुछ ऐसे परिवार होते हैं जो जरूरतमंद होते हैं, उसके लिए अनाज की व्यवस्था की जाती है। तो कौन पात्र होंगे? तो ऐसे तहसील इसमें पात्र होते हैं। ऐसे तहसील के ग्राम, पहली बात शर्त है कि वो तहसील सूखाग्रस्त होना चाहिए, वो तहसील सूखाग्रस्त होना चाहिए। उसी तहसील के ग्राम के व्यक्ति, ग्राम पंचायत के व्यक्ति ही पात्र होंगे और वो व्यक्ति जरूरतमंद होना चाहिए। ठीक, चलिए पढ़ते हैं क्या कहता है। प्रदेश की सूखाग्रस्त तहसीलों की, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, सूखाग्रस्त तहसीलों के ग्रामों या ग्राम पंचायतों में, मान लो कोई तहसील है जो सूखाग्रस्त में आता है, अब उस तहसील में ग्राम भी होंगे और ग्राम पंचायत भी होंगे, तो ग्रामों या ग्राम पंचायत में जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए, कोई जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने की योजना है। निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने की योजना है जी। तो कैसे अनाज उपलब्ध कराना है? तो निःशुल्क। ठीक, इस योजना के अंतर्गत मूलभूत राशि से जरूरतमंद व्यक्तियों को उचित मात्रा में निःशुल्क खाद्यान्न की उपलब्ध हेतु प्रत्येक ग्राम में कम से कम 1 कुंटल चावल सदैव उपलब्ध रहेगा। अब देखिए दोस्तों, जरूरतमंद व्यक्तियों को उपलब्ध कराना है तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1 कुंटल चावल सदैव उपलब्ध होना चाहिए। 1 कुंटल चावल या खाद्यान्न सदैव उपलब्ध रहना चाहिए ग्राम पंचायत में, कम से कम 1 कुंटल, याद रखना।
मूलभूत की राशि से जरूरतमंद व्यक्तियों को उचित मात्रा में निःशुल्क खाद्यान्न की उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 1 कुंटल खाद्यान्न सदैव उपलब्ध रहना चाहिए। आवश्यकता अनुसार सरपंच, उप सरपंच या ग्राम के वार्ड के पंच प्रमाणीकरण के आधार पर तत्काल 5 किलो अनाज खाद्यान्न जरूरतमंद व्यक्ति को निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। अब देखिए, मान लो ग्राम पंचायत में कोई जरूरतमंद व्यक्ति है। अब कोई व्यक्ति जरूरतमंद है कि नहीं है, इसका प्रमाण कौन करेगा? तो सरपंच कर सकता है, उप सरपंच कर सकता है, या वार्ड का पंच कर सकता है। मान लो इन लोग प्रमाणित किए थे फला व्यक्ति जरूरतमंद है, उसको 5 किलो अनाज दिया जाएगा। कितना? तो 5 किलो निःशुल्क अनाज दिया जाएगा, लिखा हुआ है 5 किलो निःशुल्क अनाज दिया जाएगा। निःशुल्क अनाज उस व्यक्ति को, प्रति व्यक्ति जो जरूरतमंद है। इसके लिए ना ग्राम पंचायत में ना 1 कुंटल अनाज सदैव होना चाहिए, तभी तो 1 कुंटल से 5 किलो निकालकर उस जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाएगा। यही है दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंदों के लिए अनाज व्यवस्था। ठीक, तो दिक्कत इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ग्राम पंचायत में ज्ञानोदय वचनालय की व्यवस्था। अब ग्राम पंचायतों में दोस्तों ज्ञानोदय वचनालय की व्यवस्था मतलब लाइब्रेरी की व्यवस्था करना। अब दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा होते हैं वो गरीब होते हैं, वो महंगे किताब नहीं खरीद सकते। जब वो महंगे किताब नहीं खरीद पाएंगे तो उनके अंदर दक्षता का विकास नहीं हो पाएगा। ठीक ना, उनके अंदर ज्ञान का विकास नहीं हो पाएगा। ठीक, तो नेशन बिल्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो ग्रामीण युवा के दोस्तों दक्षता में विकास करने के लिए, उनके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, कौशल में विकास करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में लाइब्रेरी का होना आवश्यक है। ठीक, इसी के लिए ग्राम पंचायतों में ज्ञानोदय वचनालय की स्थापना की जाती है। देखिए, राज्य के समग्र विकास के लिए ना, राज्य के समग्र विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक संस्थाओं को और अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ बनाया जाना आवश्यक है। तो राज्य के लिए यदि हम समग्र विकास करना चाहते हैं तो जितने भी लोकतांत्रिक संस्था है, लोकतांत्रिक संस्था मतलब ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, इन लोकतांत्रिक संस्था को पारदर्शी बनाना होगा और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। तो पारदर्शी एवं सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। ठीक, तभी तो राज्य का समग्र विकास होगा ना। ठीक, इसके लिए ग्रामीणों विशेषकर युवाओं में, तो ग्रामीणों में विशेषकर किसको? तो युवाओं की बात हो रही है, विशेषकर युवाओं, ग्रामीणों में विशेषकर युवाओं में, ग्रामीणों में या विशेषकर युवाओं में ज्ञान एवं कौशल क्षमता को विकसित किया जाना होगा। भाई तभी तो राज्य का समग्र विकास होगा ना। ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं का ज्ञान और कौशल में क्या करना होगा? विकसित करेंगे, तभी तो समग्र विकास की परिकल्पना साकार होगा जी। ठीक, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञान एवं कौशल क्षमता का विकास करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो आधुनिक संचार सुविधाओं की पहुंच गांव तक सुनिश्चित होने से, भाई गांव तक आधुनिक संचार सुविधाओं की पहुंच करना है, मतलब वाईफाई, इंटरनेट और आपका मोबाइल, ये सब पहुंच होना चाहिए ग्रामीण युवाओं तक। ठीक ना, सुनिश्चित होने से वैश्विक परिवर्तन जैसे विषय पर वैश्विक परिवर्तन, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की जानकारी ग्रामीण युवाओं को हो सकेगी। तो वैश्विक परिवर्तन क्या हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहे हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर जैसे घटना क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर क्या है, ठीक ना, G20 के बैठक समिट कहाँ हुआ, इस सब चीज के बारे में दोस्तों राष्ट्रीय में अंतरराष्ट्रीय जो घटनाक्रम है, इस सब चीज को युवा जान पाएंगे ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक ना, ग्रामीण युवाओं को हो सके, सब की जानकारी ग्रामीण युवाओं को हो सकेगी। इससे उनके आत्मविश्वास में क्या होगी दोस्तों? वृद्धि होगी। जब ये जानकारी बढ़ती है तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है? बिल्ड हो जाता है, आत्मविश्वास में वृद्धि, तथा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए तत्पर रहेंगे। जो भी कंपटीशन है उस कंपटीशन में भाग लेने के लिए तत्पर रहेंगे युवा। ठीक ठीक, तो व्यक्ति के ज्ञान का विस्तार,
व्यक्ति के ज्ञान का विस्तार करने के लिए पुस्तकें बहुत ही उपयोगी है जी। पुस्तकें अपने आप में बहुत उपयोगी होती है, ठीक ना। औसत वर्ग का व्यक्ति अपने रुचि के अनुसार महंगे पुस्तकें नहीं खरीद सकता। औसत वर्ग का जो व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति दोस्तों, महंगे पुस्तकें नहीं खरीद सकता है ना, और न ही उसकी देखरेख कर सकता है, इसलिए वह शिक्षा से वंचित रह जाता है। शिक्षा से क्या रह जाता है? वंचित। भाई यदि आपके पास अच्छे किताबें हैं, आप सक्षम हैं किताब खरीदने में, तो आप शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति हैं दोस्तों जो महंगी किताबें नहीं खरीद सकते या उसका देखरेख नहीं कर सकता, वो शिक्षा से वंचित रह जाता है। अब शिक्षा से वंचित मतलब उसके कौशल में कमी, ठीक। परंतु पुस्तकालय लाइब्रेरी के माध्यम से वह सभी प्रकार के पुस्तकें पढ़ सकता है और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ज्ञानोदय वचनालय योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में राशि 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 25 करोड़, इसके लिए कितना करोड़ का बजट आता है? तो 25 करोड़, ठीक ना। कितना खर्च हो गया है? तो 24 करोड़ के लगभग खर्च हो गया है। यह है दोस्तों आपका ज्ञानोदय वाचनालय, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अब बात करते हैं हम ई पंचायत। यदि हमको पंचायत को पारदर्शी बनाना है ना, पारदर्शी एवं उत्तरदायित्व स्थापित करना है, पंचायतों के जितने भी पदाधिकारी होते हैं उनको उत्तरदायित्व स्थापित करना है, उसके उत्तरदायित्व को बढ़ाना है, या पंचायत को ट्रांसपेरेंसी बनाना है, सुशासन में पंचायत को शामिल करना है, तो पंचायत को दोस्तों ई पंचायत से जोड़ना होगा। पंचायतों को ई पंचायत से जोड़ना होगा। ई पंचायत से जोड़ेंगे ना तो ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बढ़ जाता है, उत्तरदायित्व बढ़ जाता है, ठीक। इसलिए हम ई पंचायत की वकालत करते हैं, ठीक। चलिए समझते हैं क्या कहता है ये ई पंचायत। पंचायतों के सशक्तिकरण और विभागीय योजनाओं को, तो पंचायतों को के सशक्तिकरण, पंचायतों को सशक्त करने के लिए एवं विभागीय योजनाओं को लागू करने में सूचना और संचार तकनीकी, इसी को आईसीटी कहा जाता है, आईसीटी, सूचना एवं संचार तकनीकी, आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के प्रभावी उपयोग के लिए, अब इसका प्रभावी बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए ई पंचायत योजना प्रारंभ की गई है। ई पंचायत योजना प्रारंभ की गई है आईसीटी के उपयोग के लिए। ई पंचायत योजना के अंतर्गत इंटरनेट के माध्यम से राज्य के सभी पंचायतों को जोड़ने, इंटरनेट के माध्यम से राज्य के सभी पंचायतों को जोड़ने तथा उनके लेखा जोखा की ऑनलाइन समीक्षा करने। अब पंचायतों के जो भी लेखा जोखा होते हैं, हिसाब किताब, इनका ऑनलाइन समीक्षा करने की योजना बनाई गई है। तो ई पंचायत के तहत दोस्तों राज्य के सभी पंचायत को जोड़ना है इंटरनेट के माध्यम से, उनके लेखा जोखा का ऑनलाइन समीक्षा करना है। इससे सभी शासकीय योजनाओं की जानकारी सामान्य जन को आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। अब सामान्य जन को आसानी से दोस्तों इसकी जानकारी, पंचायत की जानकारी उपलब्ध होती है, तभी तो पारदर्शिता बोलेंगे जी, इसे ट्रांसपेरेंसी बोलेंगे ना, अदरवाइज ट्रांसपेरेंसी कहाँ बोल सकते हैं इसको, ठीक। ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं प्रदेश में ई ग्राम स्वराज के अनुप्रयोगों का विवरण। प्रदेश में ई ग्राम स्वराज के अनुप्रयोगों का विवरण, अब ई ग्राम स्वराज का क्या क्या अनुप्रयोग किए जा रहे हैं प्रदेश में, ठीक ना। तो इसके लिए ना ई ग्राम स्वराज का एक वेबसाइट आता है, उस वेबसाइट में जाएंगे ना कुछ पेज मिलेंगे, जैसे होम पेज आता है ना, होम पेज, अबाउट सेक्शन आता है, उसी प्रकार दोस्तों एक सेक्शन आएगा आपका एरिया प्रोफाइलर का, प्रोफाइलर का उसमें एक सेक्शन आएगा।
इसको क्लिक करेंगे ना एरिया प्रोफाइलर को, तो आपको क्या क्या जानकारी मिलेगा। इसमें लिखा हुआ है इस सेक्शन में प्रत्येक ग्राम पंचायत की मूलभूत जानकारी, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत की मूलभूत जानकारी मिलेगी। जैसे सचिव का नाम क्या है उस ग्राम पंचायत का, सरपंच का नाम क्या है, उसका फोटो के साथ उसके मोबाइल नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। ग्राम पंचायत के स्वीकृत स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, बैंक की दूरी का वर्णन तथा साथ ही पंचों की जानकारी भी एकत्रित रहती है उसमें, इस पोर्टल में एरियल प्रोफाइलर में एकत्रित की जाएगी, जिससे ग्राम पंचायत वार जनप्रतिनिधियों एवं अन्य जानकारी एक क्लिक पर प्राप्त कर सके। तो ग्राम पंचायत के दोस्तों सचिव, सरपंच के बारे में जानना हो, उसके मोबाइल नंबर चाहिए, स्कूल के बारे में, आंगनबाड़ी, हॉस्पिटल, स्वास्थ्य केंद्र के बारे में जानना हो, तो एरिया प्रोफाइलर पे आपको जाके क्लिक करना पड़ेगा। कर सकते हैं अभी तुरंत। प्लानिंग वाले सेक्शन पर जाएंगे ना आप, तो ग्राम पंचायतों द्वारा प्रति वर्ष उपलब्ध रिसोर्स के आधार पर बनाई जाने वाली ग्राम पंचायत विकास योजना, जितने भी विकास योजना बनाए जाते हैं ग्राम पंचायत के द्वारा, वे विकास योजना इस प्लानिंग में आपको दिखाई देंगे, इसी में एंट्री की जाएगी। ग्राम पंचायतों को प्राप्त संपूर्ण राशि की योजना यहां उपलब्ध रहेगी, जितने भी संपूर्ण राशि की योजना है ये प्लानिंग सेक्शन में उपलब्ध रहेगी। प्रत्येक कार्य के लिए यूनिक भी प्रदान की जाएगी। ठीक, रिपोर्टिंग क्या है अब, रिपोर्टिंग सेक्शन, तो कार्यों की भौतिक प्रगति की समीक्षा और एक्शन सॉफ्ट कार्य के प्रत्येक स्टेज की दोस्तों जियो टैग करना हो, जियो टैग करके उसका फोटो एक्शन सॉफ्ट के माध्यम से अपलोड कराई जाएगी। कार्यों के प्रत्येक स्टेज की जियो टैगिंग फोटो के आधार पर वित्तीय मांग से व्यय किया जाना संभव है। ठीक ना। अकाउंटिंग सेक्शन में क्या रहेगा, तो अकाउंटिंग सेक्शन में प्रत्येक कार्य के जियो टैग फोटो के आधार पर ही हम क्या है पेरियासॉफ्ट पीएफएमएस प्रणाली का उपयोग ऑनलाइन वेंडर का पेमेंट सरपंच और सचिव के डिजिटल हस्ताक्षर से कर सकेंगे। इसके लिए प्रत्येक सरपंच और सचिव का डिजिटल हस्ताक्षर का होना आवश्यक है। एसेट मैनेजमेंट, संपत्ति का प्रबंधन, अंत में कार्य की जियो टैग फोटो के आधार पर पूर्ण कार्य को ग्राम पंचायत के असेट के रूप में रखा जाएगा, जिसे ग्राम पंचायत में ऑनलाइन ग्राम मानचित्र मैप में एक क्लिक पर देखा जाना संभव हो सकेगा। इसमें ये वाला सिस्टम रखा जाता है। ठीक ना, तो दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े। अब देखिए राज्य को प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार। अब दोस्तों राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त होते हैं जी। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में पंचायत को सम्मान दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रीय स्तर पे। ठीक ना, तो 2024 में किसे किसे सम्मान मिला था, चलिए समझते हैं। राज्य को प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार, तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार पूर्व वर्षों से राज्य स्तर, जिला, जनपद, ग्राम पंचायतों को, तो राज्य स्तर में दोस्तों जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायतों को विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्य हेतु, ग्राम पंचायत को उत्कृष्ट कार्य हेतु विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रदाय किया जाता था पहले। उत्कृष्ट कार्य हेतु ना पुरस्कार प्रदान किया जाता था पहले। ठीक ना, उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रदान किया जाता है, लेकिन अभी कुछ संशोधन हुआ है। क्या संशोधन, सतत विकास के ना 17 लक्ष्य हैं, आप सभी जानते हैं सतत विकास के कितने लक्ष्य हैं, तो 17 लक्ष्य हैं। इन 17 लक्ष्य को ना स्थानीयकरण करना है, मतलब ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना है, मतलब जमीनी स्तर पे इसको उतारना है। मतलब ये सतत विकास एसडीपी है ना, एसडीजी है, सतत विकास लक्ष्य के जो 17 लक्ष्य निर्धारित हैं उसे ग्रामीण स्तर पे प्राप्त करना है, मतलब इसका स्थानीयकरण करना है। स्थानीयकरण है तो भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 9 थीम का चयन किया गया है। इन 17 लक्ष्य को ग्राउंड लेवल में प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा 9 थीम उपलब्ध कराया गया है, 9 थीम का चयन किया गया है। इस 9 थीम पर हम काम करेंगे ना, ये 9 थीम पर काम करेंगे तो 17 लक्ष्य को हम ग्राउंड लेवल पे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो 9 थीम का चयन किया गया है।
उक्त 9 थीम में, इस 9 थीमों को समस्त ग्राम पंचायतों द्वारा आगामी वर्षों में प्राप्त किए जाने का लक्ष्य भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा तय किया गया है। तो इसको आगामी वर्ष में हमको प्राप्त करना है इन 9 थीमों के माध्यम से। ठीक, इन थीमों पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पंचायतों को, अब ये 9 थीम है ना, इस 9 थीम पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पंचायतों को वर्ष 2023 से, याद रखना है, 9 थीम वर्गीकृत किया गया है। इन थीमों के माध्यम से हम सतत विकास के 17 लक्ष्य को ग्राउंड लेवल में प्राप्त कर सकते हैं। ये थीम स्वास्थ्य से संबंधित हो सकते हैं, गरीबी से संबंधित हो सकते हैं, स्वच्छता से संबंधित हो सकते हैं। तो 9 प्रकार के थीम हैं। इस थीम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पंचायत को वर्ष 2023 से पुरस्कृत किए जाने हेतु राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के पुनर्स्थित संस्करण के माध्यम से बहुस्तरीय जनपद, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय पिरामिड नुमा संरचना की स्थापना की गई है। पिरामिड नुमा संरचना की स्थापना की गई है, सम्मान दिया जाता है। 2 प्रकार का सम्मान है, चलिए समझते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, ये नाम को भूलना नहीं है, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, यह श्रेणी है। श्रेणी के अंतर्गत समस्त राज्यों में से प्राप्त नामांकन में से प्रत्येक थीम के लिए, 9 थीम है, तो प्रत्येक थीम के लिए उत्कृष्ट 3 जिला पंचायत को, 3 जनपद पंचायत और 3 ग्राम पंचायतों का चयन किया जाता है। तो 3 जिला पंचायत को, 3 ग्राम पंचायत को और 3 जनपद पंचायत का चयन किया जाता है। एवं नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, 2 पुरस्कार याद रखना, दीनदयाल के नाम से, दूसरा नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। श्रेणी के अंतर्गत समस्त राज्यों से प्राप्त नामांकन में समस्त थीमों के औसत के अंकों के आधार पर, तो समस्त जो थीम है, 9 थीम है, उस 9 थीमों के अंकों के आधार पर उत्कृष्ट के लिए 3 जिला पंचायत, 3 जनपद पंचायत और 3 ग्राम पंचायत का चयन किया जाता है। चाहे दीनदयाल उपाध्याय पंचायत एवं सतत विकास का पुरस्कार देना हो या नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार देना हो, तो दोनों अवार्ड के लिए, दोनों पुरस्कार के लिए 3 जिला पंचायत का चयन, 3 जनपद पंचायत का चयन और 3 ग्राम पंचायत को ये दिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर चयनित पंचायतों हेतु पुरस्कार राशि का प्रावधान किया गया है। ठीक ना। अब देखिए 2024 में पिछले साल किसको किसको मिला, तो जिला पंचायत में धमतरी को मिला, सरगुजा को मिला, धमतरी को मिला जिला पंचायत में। जनपद पंचायत में दोस्तों नगरी को मिला, लुंड्रा को मिला, नगरी को। ग्राम पंचायत में हरदी भाटा, नागम को और सांकरा को, ठीक, इसको अवार्ड दिया गया है। धमतरी, नगरी, हरदी भाटा को सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत के रूप में, सरगुजा, लुंड्रा, नागम को गरीबी उन्मूलन आजीविका संवर्धन थीम में 3य राष्ट्रीय पुरस्कार। धमतरी, नगरी, सांकरा को स्वास्थ्य पंचायत थीम में 3य थीम है, स्वास्थ्य पंचायत थीम है ये। गरीबी उन्मूलन आजीविका संवर्धन का थीम है ये, इसी थीम में उत्कृष्ट कार्य किया है ये सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत इसके लिए थीम है, इस थीम पे उत्कृष्ट कार्य किया है, इसलिए अवार्ड दिया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बजट है इधर दोस्तों, ये योजना का नाम है, यही समाप्त हो जाता है हमारा क्लास दोस्तों आज का। अब कुछ नहीं, इधर देखिए पूरा योजना का नाम है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब चीज दोस्तों। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक ना। किसी भी प्रकार का दोस्तों दुख तकलीफ नहीं हुआ होगा, ठीक है, किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं हुआ होगा जी, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। मेहनत कीजिए, बार बार क्वेश्चन को दोस्तों रिवाइज कीजिए, सिलेक्शन उसी का होता है जो रिविजन करता है। पढ़ते तो सभी है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन रिविजन सभी नहीं करते। सिलेक्शन लेना है तो रिविजन करना है, ठीक है दोस्तों। जो भी कंसेप्ट बताया हूँ उन कंसेप्ट को याद रखना है दोस्तों।
ज्यादा फैक्चुअल रटने से सिलेक्शन नहीं होता है, कुछ कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए। एक योजना से दूसरे योजना को लिंक करने आना चाहिए। योजना को दोस्तों ग्रामीण विकास से लिंक करना आना चाहिए। ये हमारा जो योजना है ये हमारे ग्रामीण विकास को कैसे पुश करता है, राष्ट्र के विकास को कैसे पुश करता है और राष्ट्र विकास में क्या योगदान है। ये आपके इंटेलेक्चुअल जो सोच है, आपको जो डिसीजन मेकिंग ये विकसित होना चाहिए। जब ये समग्र विकास होता है, आपका डिसीजन मेकिंग, आपके सोचने का क्षमता विकसित हो जाता है, तब जाकर आप डेटा याद करेंगे तो सिलेक्शन 100% निश्चित हो जाता है। ठीक ना, आशा करता हूँ मेहनत आप करेंगे। तो आज का हमारा ये प्रशासकीय प्रतिवेदन आज से समाप्त होता है। ठीक है, फिर मिलेंगे दोस्तों हम एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।